Okay, so in the today's session, we are going to talk about how we are going to represent a dynamical system in terms of state space. अभी तक आपने जितनी भी मॉडलिंग पढ़ी है वो आपने ट्रांसफर फंक्शन के फॉर्म में करे हैं एग्जांपल्स. Now we will see that what are the basics that are involved when we want to actually design a state space model for a practical system. तो उसके कुछ रूल्स होते हैं, कुछ कंडीशंस होती हैं जो हम फॉलो करते हैं, प्री डिफाइंड कुछ रूल्स सेटअप किए गए हैं विच आर यूज्ड फॉर फाइंडिंग आउट द स्टेट स्पेस मॉडल ऑफ द डायनेमिक सिस्टम. ओके, although you must remember that state space representation is not a unique representation. ऐसा नहीं है कि जो आपने डिजाइन किया है उसके अलावा कोई और मैथमेटिकल मॉडल नहीं बन सकता उस पर्टिकुलर सिस्टम के लिए. क्यों? क्योंकि जो हमारा स्टेट स्पेस मॉडल होता है वो सिलेक्शन ऑफ स्टेट्स पे डिपेंड करता है. So depending upon under what conditions you are operating, what output is required, okay, what are the parameters that have to be kept under consideration, इन सारी चीजों का जब हम सिलेक्शन करते हैं तो उसके बेसिस पे स्टेट स्पेस मॉडल बनता है. And if the selection of parameters is different, the state space model will also be different. So state space model of a system is usually not unique. There can be multiple ways of defining a physical system in terms of state variables or state space systems. Okay, so the popular method that we usually use for designing state space method that we are going to study today. Okay, so some important points that we have to remember. Okay, some key points that you have to remember while designing the mathematical model is, first thing, the number of state variables of a state space model is equal to the highest order of the differential equation that is describing the dynamic equation, dynamic system. अगर उस सिस्टम का जो टाइम डोमेन इक्वेशन है वो सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन बनता है, इसका मतलब हमें दो स्टेट वेरिएबल्स चाहिए. अगर फर्स्ट ऑर्डर का इक्वेशन बनता है यानी कि मैक्सिमम जो उसमें डेरिवेटिव है दैट इज ऑफ फर्स्ट ऑर्डर डी बाई डी टी, ठीक है, तो उस केस में हमें एक ही स्टेट वेरिएबल से काम चल जाएगा हमारा. अगर डी क्यूब बाई डी टी, डी थ्री बाई डी टी क्यूब हमारा मैक्सिमम ऑर्डर है तो हमें तीन स्टेट वेरिएबल्स चाहिए होंगे टू कंप्लीटली डिस्क्राइब दैट सिस्टम. तो पहला पॉइंट आप ये याद रखो कि जब आप मैथमेटिकली डिफरेंशियल इक्वेशन बनाते हो उस पर्टिकुलर सिस्टम के लिए तो जो उस डिफरेंशियल इक्वेशन का हाईएस्ट ऑर्डर होगा उतने स्टेट वेरिएबल्स हमें चाहिए to actually describe the state space model of that particular system under consideration. Okay, then the second thing, state variables can also be defined as smallest set of independent variables that completely describe the system. This we all know. The set of state variables is not unique and they may be defined in terms of physical variables which can be measured or in terms of variables that cannot be measured directly. तो स्टेट वेरिएबल का सिलेक्शन जैसे मैंने आपको बताया इट इज नेवर यूनिक. ओके, डिपेंडिंग अपॉन अंडर व्हाट सिनेरियो, अंडर व्हाट कंसिडरेशन द सिस्टम इज वर्किंग, हमारे स्टेट वेरिएबल्स की चॉइस जो है वो वेरी कर सकती है. ओके, दे माइट बी सर्टेन पैरामीटर्स व्हिच आर डायरेक्टली मेजरेबल, या ये हो सकता है कि जो हमारी स्टेट वेरिएबल्स हैं वो इनडायरेक्टली मेजर्ड है. अब जैसे अगर मैं कहूँ कि मेरा स्टेट वेरिएबल डिस्प्लेसमेंट है तो डिस्प्लेसमेंट मैं डायरेक्टली मेजर कर सकती हूँ, लेकिन अगर मेरा स्टेट वेरिएबल स्पीड है तो वो इनडायरेक्टली मेजर होगा क्योंकि आपको स्पीड और टाइम को मेजर करके फिर डिस्टेंस और टाइम को मेजर करके फिर आपको स्पीड कैलकुलेट करनी पड़ेगी. बट हो सकता है कि जो हमारा सिस्टम का जो वर्किंग एनवायरनमेंट है, जिस सिनेरियो में हम उसे यूज कर रहे हैं, उसमें स्पीड माइट बी वन ऑफ द स्टेट्स. ओके, तो ऐसा पॉसिबल हो सकता है कि जो स्टेट वेरिएबल्स आपने सिलेक्ट किए हैं वो डायरेक्टली मेजरेबल भी हो सकते हैं या इनडायरेक्टली मेजरेबल भी हो सकते हैं. तो सेट ऑफ स्टेट वेरिएबल्स इज नॉट यूनिक फॉर अ गिवन सिस्टम. वो डिपेंड करेगा कि आप उस सिस्टम को किस एप्लीकेशन में यूज कर रहे हो, उसका जो आउटपुट है वो क्या आउटपुट आपने अंडर कंसिडरेशन लिया है, उसके हिसाब से हम ये डिसाइड करते हैं कि कौन से पैरामीटर्स हैं जिन्हें हमें कंसिडर करना है एज स्टेट वेरिएबल्स. ओके, then for a given state space model the number of state variables is equal to the number of initial conditions needed to completely solve the system model. अब ये एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, अगर मेरा सिस्टम है जिसमें टेम्परेचर और प्रेशर की कुछ इनिशियल कंडीशन एग्जिस्ट करती है
तो एटलीस्ट टेम्परेचर और प्रेशर तो स्टेट वेरिएबल होने ही चाहिए। तो जिन जिन कंडीशंस के लिए, जिन जिन वेरिएबल्स के लिए कुछ इनिशियल कंडीशन एग्जिस्ट करती है, ओके, अदर वे राउंड इट माइट नॉट बी ट्रू, कि अगर स्टेट इनिशियल कंडीशन नहीं एग्जिस्ट करती तो ऐसा नहीं है कि वो स्टेट वेरिएबल नहीं हो सकता। ठीक है, अगर इनिशियली प्रेशर की कोई कंडीशन एग्जिस्ट नहीं है, वो जीरो है, तो फिर भी प्रेशर कैन बी वन ऑफ द स्टेट वेरिएबल्स। लेकिन अगर प्रेशर के साथ टेम्परेचर कुछ इनिशियल कंडीशन एग्जिस्ट करता है, तो टेम्परेचर तो स्टेट वेरिएबल डेफिनेटली होगा ही, बिकॉज वो एक उसकी जो इनिशियल कंडीशन है वो कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूशन करेगी आपके आउटपुट में, आपके स्टेट चेंज में कंट्रीब्यूट करेगी वो इनिशियल कंडीशन, है ना, हमने स्टेट ट्रांजिशन मैट्रिक्स के केस में पढ़ा था। तो हम उस जो इनिशियल कंडीशन जिस पर्टिकुलर पैरामीटर के लिए एग्जिस्ट करती है, हम उसको नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। ओके, सो जो हमारे नंबर ऑफ स्टेट वेरिएबल्स होंगे एटलीस्ट उतने होंगे जितने इनिशियल कंडीशन वाले पैरामीटर्स एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, जिनकी इनिशियल कंडीशन जीरो है वो भी स्टेट वेरिएबल हो सकते हैं, लेकिन जिनके लिए कुछ इनिशियल कंडीशन एग्जिस्ट करती है वो डेफिनेटली स्टेट वेरिएबल होते हैं और स्टेट वेक्टर का पार्ट होते हैं। ठीक है, ये चीजें आपको ध्यान में रखनी पड़ती हैं जब आप प्रैक्टिकल सिस्टम पे काम करते हो कि कौन कौन सी स्टेट्स हमें सिलेक्ट करनी है। तो जहां पर ऑलरेडी कोई प्री एग्जिस्टिंग कंडीशन प्रेजेंट है, उसको अगर आप नेग्लेक्ट कर दोगे तो आप अपना एक्चुअल आउटपुट कभी कैलकुलेट ही नहीं कर पाओगे, बिकॉज वो प्री एग्जिस्टिंग कंडीशन जो है वो भी आपके आउटपुट में कुछ ना कुछ कॉन्ट्रीब्यूशन देता है, तो उसको आपको एज अ स्टेट वेरिएबल कंसिडर करना ही पड़ेगा। Okay, that is what this point means. Then the state variables are exactly those variables for which initial conditions are required. Number of state variables is equal to the order of describing the ODE describing the system. अब मोस्टली जो सिंपल सिस्टम्स होते हैं जैसे आरसी सर्किट्स हो गए या स्प्रिंग मास डैम्पर सिस्टम हो गया या इस तरीके के जो सिंपल सिस्टम्स होते हैं उसमें ये सारी कंडीशंस आपस में मैच करती हैं, यानी कि जितने ऑर्डर का डिफरेंशियल इक्वेशन होगा वही उतनी ही स्टेट्स होंगी और उतने ही वेरिएबल्स होंगे जिनमें कुछ ना कुछ इनिशियल कंडीशन एग्जिस्ट करती होगी। लेकिन ये हम थंब रूल नहीं कह सकते, बिकॉज अगर बहुत कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम है, कोई सपोज न्यूक्लियर प्लांट है या कुछ इस तरह का है, तो उसमें ऐसा जरूरी नहीं है कि जिनमें इनिशियल कंडीशन एग्जिस्ट करती है सिर्फ उतने ही वेरिएबल्स आप सिलेक्ट करते हो, आप उसे एक्स्ट्रा वेरिएबल्स भी सिलेक्ट कर सकते हो, क्योंकि उसमें मॉडलिंग भी मल्टी डायमेंशनल हो जाती है, बिकॉज देयर आर लॉट ऑफ एस्पेक्ट्स इन्वॉल्व इन द कंप्लीट वर्किंग ऑफ द सिस्टम। तो हम उसमें मल्टी डायमेंशनल मॉडलिंग भी करते हैं, उस केस में देयर कैन बी लार्ज नंबर ऑफ स्टेट वेरिएबल्स सिलेक्टेड। लेकिन ये इन जनरल जो आपके लेवल पे अभी जो हम जनरल बेसिक सिस्टम्स की बात करते हैं वहां पर आपको इन चीजों का ध्यान रखना है, वहां पर दीज पॉइंटर्स विल बी वेरी यूजफुल कि स्टेट वेरिएबल्स आप वो सिलेक्ट करोगे जिनमें कुछ ना कुछ इनिशियल कंडीशन एग्जिस्ट करती है, और वो कितने होंगे दैट डिपेंड्स अपॉन कि आपकी जो डिफरेंशियल इक्वेशन बनी है उसका हाईएस्ट ऑर्डर कितना है। अगर सेकेंड ऑर्डर की इक्वेशन है तो दो स्टेट वेरिएबल्स होंगे, थर्ड ऑर्डर की इक्वेशन है तो तीन स्टेट वेरिएबल्स होंगे। ये बेसिक क्राइटेरिया होता है व्हेन यू आर सेलेक्टिंग द स्टेट्स फॉर डिजाइनिंग द स्टेट स्पेस मॉडल। ओके, नाउ लेट अस सी, हमारे पास एक स्प्रिंग मास डैम्पर सिस्टम है। ठीक है, उसमें एक मास लगा हुआ है, स्प्रिंग है, कुछ डैम्पिंग कोफिशिएंट है, एक्सटर्नल फोर्स हम एक लगा रहे हैं और उस एक्सटर्नल फोर्स के रिजल्ट में डिस्प्लेसमेंट हो रहा है बॉडी में। ठीक है, अब इसकी डिफरेंशियल इक्वेशन जो हम निकालते हैं वो हम ट्रांसफर फंक्शन वाली जो मैथमेटिकल मॉडलिंग हम कर चुके हैं वहां पर वी हैव ऑलरेडी सीन कि हम डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे बनाते हैं। जैसे अगर हम इसमें हमने सेकंड एग्जांपल आरसी सर्किट का लिया, तो आरएल सर्किट का, ये भी हम एक एग्जांपल ट्रांसफर फंक्शन वाले केस में कर चुके हैं, दैट हाउ वी गेट द डिफरेंशियल इक्वेशन। तो हम डिफरेंशियल इक्वेशन से अब आगे चलते हैं, that how from this differential equation instead of going towards the transfer function method now we have to go towards the state space method। ठीक है, तो इस पर्टिकुलर सिस्टम के लिए जो हमारी ODE यानी कि ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, जो गवर्निंग इक्वेशन हमें मिलती है फॉर दिस टाइप ऑफ सिस्टम, दैट इज f minus kx minus c into dx by dt minus m d square d2x by dt square is equal to 0। ये हमारी गवर्निंग इक्वेशन है जिसके पैरामीटर्स हमें पता है, m is the mass, k is the spring constant, c is the damping coefficient, f is the force and x is the displacement। तो हमारे पास x है डिस्प्लेसमेंट, dx by dt है वेलोसिटी एंड d2x by dt स्क्वायर जो है वो हमारा है एक्सेलरेशन, राइट।
So the first step that we have to follow is rearrange the equation in the new format. हम सारे x dot x double dot को एक तरफ ले जाते हैं और बाकी के जितने पैरामीटर्स होते हैं उनको हम दूसरी तरफ ले जाते हैं. ठीक है. Now, since this is a second order differential equation, we know that the states that we have to select will be two in numbers. ठीक है. हमें इस केस में दो स्टेट वेरिएबल सेलेक्ट करने हैं. जब हम दो स्टेट वेरिएबल सेलेक्ट करते हैं, अगर आप इसमें एक चीज ध्यान दो, तो हमारी जो एक्चुअल आउटपुट जो हम मेजर करना चाहते हैं दैट इज डिस्प्लेसमेंट. ठीक है. तो हम यहाँ पर हमारे पास इस समय कोई ऐसी इंटरनल स्टेट नहीं है, इसमें कोई टेम्परेचर नहीं है, प्रेशर नहीं है, कोई इंटरनल स्टेट नहीं है इस केस में. तो जो सबसे पॉपुलर मेथड होता है फॉर स्टेट सिलेक्शन, वो क्या होता है कि स्टेट वन इज एक्चुअली डिस्प्लेसमेंट एंड स्टेट टू इज रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट. यानी कि जो पहली स्टेट है वो वाला पैरामीटर है जिसे हमें कंसिडर करना है, और जो सेकंड स्टेट होगी वो बन जाएगी रेट ऑफ चेंज ऑफ फर्स्ट पैरामीटर. अगर मान लो मेरे पास कोई ऐसा सिस्टम होता जिसमें इसके साथ फॉर एग्जांपल कोई प्रेशर भी इन्वॉल्व हो रहा है, तो क्या होता, x1 would have been displacement, x2 would have been rate of change of displacement, x3 would have been pressure, and x4 would have been rate of change of pressure. तो इस तरह से हम select करते हैं the state variables. Okay, so the order of differential equation is 2. Therefore, we need to choose two state variables, and the state variables are chosen as x1 is equal to x, that means displacement, and x2 is chosen as x dot, that is rate of change of displacement, या हम उसे कह सकते हैं velocity. Okay. Now, अब आपको याद होगा कि हम लोग जब डिफरेंशियल इक्वेशन बनाते थे तो द डिफरेंशियल इक्वेशन वाज इन द फॉर्म ऑफ x डॉट, यानी x डॉट इज इक्वल टू ax प्लस bu हमारी इक्वेशन थी. तो अब x वेक्टर हमने बना लिया. x वेक्टर इज x1 x2, दो वेक्टर्स हैं उसमें, दो वैल्यूज हैं उसमें, और उसकी वैल्यू क्या है, x1 इज इक्वल टू x एंड x2 इज इक्वल टू x डॉट. ठीक है. जब हम इसको डेरिवेट करेंगे, क्योंकि हमें जो स्टेट वेक्टर है उसका डेरिवेटिव चाहिए. स्टेट वेक्टर है x, जिसके दो वेरिएबल्स हैं उसमें x1 और x2. जब मैं इसको डेरिवेट कर देती हूँ तो मेरा स्टेट डेरिवेटिव वेक्टर बन जाएगा x डॉट, कैपिटल X डॉट. उसके कंपोनेंट्स क्या होंगे, x1 डॉट एंड x2 डॉट. ठीक है. x वेक्टर था जिसके कंपोनेंट्स थे x1 और x2. जब मैंने उस कैपिटल X वेक्टर को डेरिवेट कर दिया तो कैपिटल X डॉट यानी कि रेट ऑफ चेंज ऑफ स्टेट वेरिएबल जो हमें मिला वो मिलेगा x1 डॉट एंड x2 डॉट. ठीक है. और x1 मैंने एज्यूम कर रखा है इक्वल टू x, x2 एज्यूम कर रखा है x डॉट, यानी x1 मेरा डिस्प्लेसमेंट है और x2 वेलोसिटी है. तो जब मैं इन स्टेट्स का रेट ऑफ चेंज करूंगी, यानी x1 जो स्टेट थी, जब मैं इसको डिफरेंशिएट करूंगी तो वो वेलोसिटी बन जाएगा, और सेकंड वाली जो स्टेट थी जो पहले वेलोसिटी थी, जब मैं उसको डिफरेंशिएट करूंगी तो वो एक्सेलरेशन बन जाएगा. तो अगर आप देखो हम हाईएस्ट ऑर्डर पे ऑटोमेटिकली पहुंच गए हैं. हमारा जो ऑर्डर और डिफरेंशियल इक्वेशन था वो सेकंड ऑर्डर का था, और यहाँ पर भी जब हमने स्टेट की इक्वेशन बनाई तो हमारे पास हाईएस्ट ऑर्डर ऑटोमेटिकली सेकंड ऑर्डर आ गया है. ठीक है. तो हमारी जो इक्वेशन बनेगी उसमें स्टेट का जो डेरिवेटिव बनता है, यानी कि हमारी इक्वेशन होती है x डॉट इज इक्वल टू ax प्लस bu एंड y इज इक्वल टू c इंटू एक्स प्लस d इंटू u, है ना. ऐसे हम बनाते हैं. तो उस केस में हमारे पास जो x डॉट अब निकल के आया है दैट इज x1 डॉट x2 डॉट विच इज फर्दर इक्वल टू x2 एंड x डबल डॉट. इज दिस मच पार्ट क्लियर टू यू? x1 डॉट को हमने x2 क्यों लिखा? बिकॉज इनिशियली जब हमने अज्यूम किया था तो जो x डॉट लिया था हमने दैट वाज एक्चुअली इक्वल टू x2. ठीक है. सो अब जब हम इसको डेरिवेट करते हैं, यानी कि डेरिवेशन ऑफ द फर्स्ट स्टेट इज इक्वल टू द सेकंड स्टेट. तो x1 डॉट इज इक्वल टू x2 एंड x2 डॉट इज x डबल डॉट, यानी कि एक्सेलरेशन. Now using these three equations, we can write our set of first ordinary differential equation in the form of x1 dot is equal to x2, और ये वाला जो एक्सप्रेशन हमें मिला था m x डबल डॉट प्लस c x डॉट प्लस k x is equal to f, अब इसे हम x1 और x2 के फॉर्म में रीसब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमारे पास जो एक्सप्रेशन आएगा दैट विल बिकम m x2 डॉट प्लस c इंटू x2 प्लस k इंटू x1 is equal to f.
आई कैन रीअरेंज x1 डॉट को और x2 डॉट को मैं एक तरफ ले आती हूँ और बाकी के पैरामीटर्स को मैं इक्वेशन के दूसरी तरफ ले जाऊंगी. सो द सेट ऑफ इक्वेशन बिकम्स x1 dot is equal to x2 and x2 dot is equal to minus c upon m x2 minus k upon m x1 plus f upon m. तो अब इसको अगर मैं मैट्रिक्स फॉर्म में लिखना चाहूं तो आई कैन सेग्रीगेट दिस एज x1 डॉट x2 डॉट एक वेक्टर हुआ इक्वल टू अ मैट्रिक्स 0 1 minus k by m minus c by m multiplied by a vector x1 x2 plus a vector 0 1 by m multiplied by f. अब अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो यही सेम इक्वेशन आ जाएगी आपके पास. अगर आप इसको मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन और एडिशन से सॉल्व करके देखोगे सो दिस इज गोइंग टू रिड्यूस टू जो हमें ऊपर इक्वेशन मिली है x1 डॉट इज इक्वल टू x2 and x2 dot is equal to minus of c upon m x2 minus k upon m x1 plus f upon m. उसी इक्वेशन को हमने मैट्रिक्स फॉर्मेट में रीअरेंज कर दिया है और इसे अगर मैं स्टैंडर्ड अपनी एक्सप्रेशन से कंपेयर करूं दैट इज ए कैपिटल x डॉट इज इक्वल टू ax प्लस b इंटू u. तो यहां पर अब सिस्टम में जो इनपुट था हमारा वो फोर्स है जो हम लगा रहे हैं सिस्टम पे और जो चेंजेस हो रहे हैं वो डिस्प्लेसमेंट में हो रहे हैं. ठीक है, आउटपुट भी इस केस में डिस्प्लेसमेंट है और स्टेट जो है वो भी डिस्प्लेसमेंट है. तो अगर आप इसको देखोगे तो एज इट इज इट मेक सेंस कि डेरिवेटिव वेक्टर ऑफ स्टेट्स इज इक्वल टू सम मैट्रिक्स A मल्टीप्लाइड बाय द स्टेट्स x1 x2 प्लस सम मैट्रिक्स B मल्टीप्लाइड बाय द इनपुट F. तो ये वही फॉर्मेट बन गया जो हमारे पास स्टेट स्पेस का स्टैंडर्ड फॉर्मेट था. सो कंपेयरिंग इट विद द स्टैंडर्ड फॉर्मूला we can say कि हमारा जो स्टेट मैट्रिक्स है A that comes out to be 0 1 minus k by m minus c by m and the input matrix that we get B is equal to it is a vector having two elements 0 and 1 by m. ठीक है, तो जो फर्स्ट इक्वेशन बनती थी हमारी स्टेट स्पेस की that is x dot is equal to bx plus ax plus bu उसके लिए A और B जो हमारे मैट्रिक्स थे वो हमने कैलकुलेट कर लिए हैं from this given differential equation. Okay, then moving on to the output. अब हमें क्या चाहिए, हमें y की इक्वेशन चाहिए. y की इक्वेशन अगर आपको याद हो तो y की इक्वेशन हम लिखते थे y is equal to cx plus d into u. ठीक है, so now to identify the output and direct transmission matrix we need to decide which is the measurable output. अब इस पर्टिकुलर सिस्टम में जो हमारा मेजरेबल आउटपुट है वो डिस्प्लेसमेंट है जो हमने जब सब्स्टिट्यूशन अज्यूम किया था दैट वाज x1. ठीक है, सो हमारी जो आउटपुट की एक्सप्रेशन बनेगी दैट विल बी इक्वल टू y इज इक्वल टू x1. सिंपल इक्वेशन y इज इक्वल टू x1 दैट मींस द आउटपुट इज एक्चुअली डिस्प्लेसमेंट x जिसे स्टेट के टर्म्स में हमने अज्यूम किया है x1. तो अगर मैं इसको मैट्रिक्स के फॉर्म में लिखूंगी तो आई विल गेट y इज इक्वल टू a vector 1 0 multiplied by a vector x1 x2 plus 0 multiplied by 4. राइट, सिंपल इक्वेशन है. तो इसको कंपेयर कर सकती हूँ मैं अपने स्टैंडर्ड फॉर्मूला के साथ जिसमें C बन जाता है वेक्टर हैविंग टू एलिमेंट्स 1 and 0 और D बन जाता है हैविंग only one element that is 0 because there is no direct coupling between input and output. Okay, so like this we can actually from the given differential equation जो हमें गवर्निंग डिफरेंशियल इक्वेशन दी गई थी उसमें से हम पहले ये फाइंड आउट करते हैं कितना ऑर्डर है. जितना ऑर्डर होगा उतने हमें स्टेट वेरिएबल्स डिफाइन करने हैं. ठीक है, स्टेट वेरिएबल्स जब हम डिफाइन करेंगे तो फर्स्ट स्टेट यानी x1 विल बी द फिजिकल पैरामीटर जैसे डिस्प्लेसमेंट और x2 यानी कि सेकंड स्टेट विल बी द रेट ऑफ चेंज ऑफ दैट फिजिकल पैरामीटर दैट इज x डॉट. उसके बाद हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्मेट में लेकर आएंगे. स्टैंडर्ड फॉर्मेट होता है x डॉट इज इक्वल टू ax plus bu. तो x वेक्टर जो हमने डिफाइन किया था इसको हम डेरिवेट कर देंगे तो हमें मिल जाएगा x1 डॉट x2 डॉट. ओके, x1 डॉट इज इक्वल टू x डॉट एंड x2 डॉट इज इक्वल टू x डबल डॉट. इसको हम रीसब्स्टिट्यूशन और रीशफलिंग करेंगे तो हमारे पास जो एक्सप्रेशंस आएंगे फ्रॉम दैट ओरिजिनल डिफरेंशियल इक्वेशन दैट कम्स आउट टू बी x1 डॉट इज इक्वल टू x2 एंड x2 डॉट इज इक्वल टू माइनस c by m into x2 minus k by m into x1 plus f by m. उसे मैंने मैट्रिक्स फॉर्मेट में रीअरेंज किया और अपने स्टैंडर्ड फॉर्मेट से जब कंपेयर किया तो मुझे स्टेट मैट्रिक्स यानी कि A मिल गया दैट इज 0 1
minus k by m minus c by m, or input matrix which is a vector of two elements 0 and 1 by m, ये मुझे obtain हो गया यहाँ से. And then output में I know which is the measurable output, that is x1. So मैंने equation simple बनेगी इस केस में, y is equal to x1. Simple इस equation को अगर मैं matrix format में लिखती हूँ including the state vector. अब स्टेट वेक्टर जब मैंने x1 और x2 डिफाइन कर दिया है तो मेरे मैट्रिक्स फॉर्मेट में दोनों x1 x2 आना चाहिए, बट एक्सप्रेशन में क्योंकि नहीं है तो वो सेकंड एलिमेंट को मैंने 0 से मल्टीप्लाई कर दिया है. दैट मींस आउटपुट पे x2 का कोई इफेक्ट नहीं आ रहा है. Okay, so that gives me the, on comparing it with the standard format, that gives me the value of C and D. Okay, C is my output matrix and D is the direct transmission matrix, या जिसे हम input output coupling matrix भी कहते हैं. So like this, you can see from the differential equation, we can obtain the parameters that are required for the state space modeling, that is the matrices A, B, C, and D. Okay, this is one example of a mass spring damper system. Another example that we have taken over here is of an RL circuit. That is, we have a resistance, we have an inductor, we have a switch over here. Okay, and when we switch it on, if we want to make it, अब इस केस में अगर आप देखोगे तो this forms a first order differential equation. तो जब first order differential equation बनेगी, इसका मतलब the states that you have to select will be only one. तो आप अगर कॉरेस्पॉन्डिंगली देखोगे तो जो स्टेट मैट्रिक्स है उसमें एक ही एलिमेंट है, आउटपुट मैट्रिक्स है उसमें भी एक ही एलिमेंट है. ओके, इनपुट मैट्रिक्स में भी एक ही एलिमेंट है, बिकॉज दिस इज अ फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन. ओके, सो फॉलोइंग द सेम पैटर्न, आई वुड लाइक that all of you should try this particular example, and a few more examples I will be giving you in your tutorial sheet, where you can make appropriate selection of the states and try to convert the given differential equation into the state space format. Okay, so this is how basically we can form the state space representation of the dynamical system.